हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट के लिए और आज ये तीसरा पार्ट है। आज के पार्ट में हम लोग समझेंगे कक्षा 4 के किताब के जो बचे हुए शेष अध्याय हैं, उन अध्यायों को आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद 1 या 2 वीडियो और आएंगे और कक्षा 4 का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो पार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग पूरे इत्मीनान के साथ धैर्य बना के देखिए। मेरे द्वारा यूपी टेट के जितने भी वीडियोज बनाए गए हैं, अगर उन वीडियोज को आपने देख लिया तो समझिए कि 20+ आपके क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। यानी कि 30 क्वेश्चन में से लगभग में 20 क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं इस अपने आज के टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए नए वीडियोज हम डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास स्थान क्या होता है। वास स्थान जो होता है, जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उसी को हम उसका वास स्थान कहते हैं। चाहे कोई भी जीव हो, वो जिस जगह पे रहता है वो उसका वास स्थान है। जैसे मछली है तो मछली का वास स्थान जल होगा। अगर शेर है तो शेर का जल स्थान जंगल होगा। तो जो जीव जहाँ पे रहता है वही उसका वास स्थान होता है। वास स्थान में उन जीवों को सुरक्षा प्राप्त होती है। जो जीव जिस वास स्थान में रहता है उसको वहाँ पे सुरक्षा मिलती है। इसके बाद भोजन भी प्राप्त होता है और अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं। ये 3 चीजें उस वास स्थान में किसी भी जीव को अपने वास स्थान में प्राप्त होते हैं: सुरक्षा, भोजन और अनुकूल दशाएं। अब हम समझते हैं थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। ये वास स्थान के एक तरह से प्रकार हैं। यानी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो थलचर होते हैं, यानी कि वो स्थल पे निवास करते हैं या रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं और कुछ जीव आकाश में उड़ते हैं। और इसके अलावा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जल और थल दोनों जगहों पे रहते हैं। तो जो जीव स्थल पे रहते हैं उसे हम लोग थलचर या टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जो जीव जल में या पानी में रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक बोलते हैं। और जो जीव नभ में यानी कि आकाश में उड़ते हैं उन जीवों को हम लोग एरियल बोलते हैं। और जो जीव थल और जल दोनों जगहों पर रहते हैं उसे हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं, यानी कि उभयचर बोलते हैं। तो जो थलचर होते हैं, थलचर हम लोग अक्सर देखते हैं, जैसे जमीन पर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं को हम लोगों ने देखा है। जैसे शेर हो, बाघ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये सब जो भी जीव हैं ये थल पे यानी कि स्थल पे रहते हैं। जो जलीय जीव होते हैं यानी कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जलचर जिनको कहते हैं, उनमें मछलियां होती हैं, कछुआ होता है। ये सब जो भी जीव हैं ये सब जलचर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो उभयचर होते हैं, उभयचर थल और स्थल दोनों पे रहते हैं। उभयचर जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। जैसे मेढक जो है एक के उभयचर प्राणी है। उसको अगर हम लोग जल में भी रख दें तो वहां पर भी आसानी से रह सकता है, और अगर हम लोग थल पे यानी कि स्थल पे रख दें तो वहां पे भी वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकता है। तो जो भी जीव है सब जो है अपने आवास स्थान के हिसाब से रहते हैं। इसके बाद जो नभचर होते हैं, नभचरों की विशेषता ये होती है कि ये आकाश में उड़ते हैं। तो जितने भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, वो सब नभचर के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहे 4 प्रकार वास स्थान के आधार पे जीवों के। इसके बाद हम लोग समझते हैं अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो अनुकूलन किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई भी जीव जिस वास स्थान में रहता है उस वास स्थान के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है। उस वास स्थान के अनुसार जो है उसके उसकी जो शरीर की रचना होती है या जो फिर बनावट होती है, संरचना जो होती है, उस स्थान के अनुसार ढल जाती है या उसी स्थान के अनुसार हो जाती है। इसी को उसका अनुकूलन कहते हैं।
परिवेश में तालमेल स्थापित करने के लिए जीवों में जो परिवर्तन होते हैं उसे ही हम लोग उसका अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन हर जीवों में होता है। जो जीव जिस वास स्थान में रहता है उस वास स्थान के हिसाब से वो अपने आप को अपने शरीर के अंतर्गत वो परिवर्तन कर लेता है और परिवर्तन स्थापित करने के बाद वो उस जगह पे रहने के अनुकूल हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं जल में रहने वाले जीव। तो जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनके अंतर्गत या उनके शरीर में क्या अनुकूलन होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं जो कि वो जल में रहने योग्य बनता है। तो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि उनके शरीर की बनावट कैसी होती है। तो जो जल में जीव रहते हैं सबसे पहले उनकी जो बनावट होती है वो धारा रेखित होती है। धारा रेखित का मतलब ये होता है कि उसके शरीर का जो आगे का हिस्सा होता है और जो पीछे का हिस्सा होता है वो पतला होता है और बीच में मोटा होता है। यानी कि जैसे हम लोगों ने मछली देखा हुआ है तो मछली में आगे का हिस्सा पतला और पीछे का हिस्सा भी पतला होता है, लेकिन बीच का जो हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। तो मछली की आकृति कुछ इस तरह की होती है। तो मछली जो है आगे से भी पतली होती है और पीछे से भी पतली होती है। तो इस तरह की जो बनावट होती है इसे हम लोग धारा रेखित कहते हैं। बीच का हिस्सा ये चौड़ा होता है। तो जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं सबके शरीर की जो बनावट होती है वो धारा रेखित होती है, यानी कि उसके शरीर के आगे और पीछे के हिस्से पतले होते हैं और बीच का हिस्सा जो होता है मोटा होता है। इसके बाद उसमें पख होते हैं। पख का मतलब कि जैसे ये मछली है तो मछली में जो ये हल्का सा जो निकला हुआ पंख के समान जो रचना होती है इसे हम लोग पख बोलते हैं। ये पख होता है। और गलफड़े होते हैं। जैसे हम लोगों को सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, फेफड़े के द्वारा स्थल पर रहने वाले जितने भी जीव हैं सभी जीव जो है फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, लेकिन जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो गलफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। सबसे पहले पानी जो है उन लोगों के गलफड़े से होकर गुजरता है और उस गलफड़े के द्वारा पानी में से ऑक्सीजन को छान लिया जाता है और उस ऑक्सीजन का उपयोग वो लोग अपने जीवन में करते हैं। जैसे हम लोग सांस के माध्यम से खुले वायु से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में से ऑक्सीजन निकालते हैं अपने गलफड़ों के द्वारा और उसी से सांस लेते हैं। इसके बाद है पाद जाल। जो जलीय जीव होते हैं उसमें पाद जाल होता है। जैसे कुछ जलीय जीव यानी कि बत्तख, मेढक, इनके पैरों की जो अंगुलियां होती हैं उसमें कुछ झिल्ली नुमा रचनाएं होती हैं, यानी कि दो अंगुलियों के बीच में कुछ जाली नुमा रचना होती है। इसे हम लोग पाद जाल बोलते हैं। इस पाद जाल के सहारे उन लोगों को तैरने में आसानी होती है। तो ये है पानी में रहने वाले जीवों के अंतर्गत होने वाले अनुकूलन। अब हम लोग समझते हैं स्थलीय जीवों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। स्थलीय जीवों में जैसे एक जीव है शेर। शेर का जो रंग होता है वो मटमैला रंग होता है। उसके शरीर का जो रंग होता है वो मटमैला होता है। इसके शरीर का जो रंग होता है वो उस झाड़ियों में छुपने के लिए सबसे सुटेबल रंग होता है। इस झाड़ियों में छुप करके वो अपने शिकार की तलाश करता है और जब शिकार इसके पास आता है तो उस पे हमला बोल करके उसको पकड़ लेता है। तो इसका मटमैला रंग जो है इसको भोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अलावा इसमें सामने की ओर आंखें होती हैं। शेर की जो आंखें होती हैं वो सामने की ओर होती हैं और सामने की ओर दोनों आंखें होने की वजह से ये दूर तक अपने शिकार को देख पाता है। तो इन दो चीजों के द्वारा शेर जो होता है अपने आप को अनुकूलित करके जंगल में आराम से अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसके बाद जंगल के जो हिरन होते हैं तो हिरन में मजबूत दांत पाए जाते हैं, क्योंकि ये घास खाता है, झाड़ियों को खाता है। इसके लिए इसके दांतों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो दांतों के मजबूत होने की वजह से ये जंगल के घास भूस को खा करके अपना जीवन यापन करता है।
इसके अलावा इसके जो कान होते हैं वो कान बहुत लंबे होते हैं, इसके कान लंबे होते हैं और इसकी जो दौड़ने की जो गति होती है वो तेज होती है। कान इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि इसके पास अगर कोई किसी तरह का कोई खतरा आता है तो खतरे को भांपने के लिए इसके बड़े कान जो होते हैं वो सहायता करते हैं। और जो इसकी तेज गति है, तेज गति के द्वारा ये भागने में सफल हो जाता है। तो हिरन जो है इसको 3 स्पेशल चीजें मिली हुई हैं, मजबूत दांत मिला हुआ है, इसके लंबे कान हैं और तेज गति से ये दौड़ने वाला होता है। इसके बाद जो मरुस्थलीय जीव होते हैं, मरुस्थलीय जीवों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? मरुस्थलीय जीवों में सबसे एक मुख्य जीव है ऊंट। ऊंट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं क्योंकि ये रेगिस्तान में भी बहुत तेज गति से दौड़ता है। बहुत तेज गति से दौड़ने के अलावा ये कई दिनों तक बिना खाना खाए और बिना पानी पिए उस रेगिस्तान में रह सकता है। जिस रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति जाए तो 1-2 घंटे के अंतर्गत उसको भूख प्यास से वो छटपटाने लगेगा। लेकिन ये ऊंट जो होता है कई दिनों तक या कई हफ्तों तक उस रेगिस्तान में बिना खाए पिए रह सकता है और बहुत तेज गति से उसमें दौड़ सकता है। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसके शरीर में भी कुछ स्पेशल बनावट होती हैं या कुछ विशिष्ट जो है लक्षण होते हैं जो कि इसको उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसे इसके पैर का गद्दीदार होना, उनका जो पैर होता है वो गद्दीदार होता है क्योंकि गद्दीदार पैर होने की वजह से वो बालू में उसके पैर फिसलते नहीं है और बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ता है। इसके अलावा इसमें कुबड़ होता है और कुबड़ में भोजन स्टोर किया जाता है। पीठ पे ऊंट के जो पीठ पे जो बड़ा सा ऊंचा जो भाग होता है उसे हम लोग कुबड़ कहते हैं। उसमें वसा युक्त भोजन एकत्रित होता है और उस भोजन का उपयोग वो अपने कई दिनों की यात्रा में करता है। जब उसको भूख लगती है तो उसी से अपना भोजन वो प्राप्त कर लेता है, उसको अलग से भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा उसके अमाशय में पानी की थैली पाई जाती है। पानी की थैली उसके अमाशय में यानी कि पेट में पाई जाती है और उस अमाशय के जो पानी की थैली है उस पानी के थैली का उपयोग करके वो कई दिनों तक या फिर महीनों तक बिना पानी पिए रेगिस्तान में दौड़ सकता है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं मरुस्थलीय जीव ऊंट की। अब हम लोग समझते हैं पर्वतीय जीव। तो जो पर्वतीय जीव होते हैं इनकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है और शरीर पे घने घने लंबे बाल होते हैं। जैसे हम लोगों ने याक देखा होगा, तो जो याक होता है उसके शरीर पे घने और लंबे बाल होते हैं। इन बालों की वजह से वो पर्वत में जो ठंड पड़ती है पर्वतों पे, उस ठंड से बचने के लिए ये बाल काफी सहायक होते हैं और काफी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब जो इनकी त्वचा मोटी होती है और वसा युक्त होती है, इसके वजह से भी इनको ठंड का जो असर होता है कम हो जाता है और ठंडा इनको नहीं लग पाता है। तो ये पर्वतीय जीवों में अनुकूलन को दर्शाता है। इसके बाद जो उड़ने वाले जीव होते हैं आकाश में, जो नभचर प्राणी होते हैं, उन प्राणियों में भी कुछ अनुकूलन होता है। जैसे उनमें पंख पाया जाता है, पंख उसी पंख के सहारे उड़ते हैं वो। इसके अलावा इसमें पूंछ होती है लंबी सी और उस पूंछ के माध्यम से ये लोग उड़ते समय अपनी दिशा को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, इन पक्षियों के जो बीच में जो हड्डियां पाई जाती हैं, यानी कि इनके शरीर की जितनी भी हड्डियां होती हैं सब खोखली होती हैं और खोखली होने की वजह से इनके शरीर का भार काफी कम हो जाता है और भार कम होने की वजह से ये लोग आसानी से ऊपर की ओर उड़ लेते हैं। तो उड़ने में जो है इनको सहायता मिलती है। इसके अलावा इनके शरीर की रचना भी धारा रेखित होती है, यानी कि जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के शरीर की जो बनावट होती है वो भी मछलियों की तरह धारा रेखित होती है। धारा रेखित का मतलब आगे और पीछे का जो हिस्सा होता है पतला होता है और बीच का हिस्सा जो होता है मोटा होता है। और इस रचना के होने की वजह से ये लोग तेज गति से आगे बढ़ते हैं।
चाहे मछली को पानी में आगे बढ़ना होता है तो पानी में बहुत तेज गति से चल लेती है, और इन लोगों को हवा में अगर आगे बढ़ना है, उड़ना है, तो ये लोग भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है, क्योंकि इनके शरीर की बनावट धारारेखित होती है। इसके अलावा जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की जो छाती की मांसपेशियां होती हैं वो काफी मजबूत होती हैं। छाती की जो मांसपेशियां होती है, क्योंकि उसी से पंख जुड़ा हुआ होता है, और पंख तभी काम करेगा जब उसके जो मांसपेशियां हो काफी मजबूत हों। तो छाती की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत होती हैं, और इसी से वो लोग उड़ान आसानी से भर लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट। सर्प, मकड़ियां, चूहे, कीट, छिपकली, इनकी जो त्वचा होती है मोटी होती है, यानी कि ये लोग इस तरह से सूखे मौसम में रहने वाले प्राणी हैं, और इसलिए इन लोगों को पानी कभी कभार मिलता है, इसलिए वो पानी को पीने के बाद जो है अपने पानी को बचाने के लिए इनके शरीर की जो त्वचा होती है वो काफी मोटी हो जाती है। मोटी होने की वजह से पानी का जो ह्रास होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि पसीने के द्वारा अक्सर शरीर से पानी निकलता है, और त्वचा मोटी होने की वजह से इन लोगों के शरीर में पसीना नहीं होता है और पानी शरीर से बाहर नहीं आता है। अब हम लोग पौधों की संरचना को समझते हैं। तो पौधों की जड़ें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पौधों की जड़ के बारे में। तो जड़ के कार्य क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जड़ के कार्य। जड़ का कार्य यह है कि ये पौधों को जमीन में जमाए रखता है। जड़ की वजह से ही कोई पौधा अपने आप को जमीन से जोड़े रखता है। अगर जड़ नहीं रहती तो वो पौधा गिर जाता, या हवा तेजी से बहता तो वो उड़ जाता, लेकिन जड़ों की वजह से ही वो अपने आप को जमीन में जमाए रखता है। इसके अलावा जो जड़ होती है, जड़ के द्वारा ही पोषक तत्व और जल, ये दो चीजें हैं, पोषक तत्व, खनिज वगैरह, और जल का अवशोषण के द्वारा ही होता है। तो ये दो काम होते हैं पौधों की जड़ों के। इसके अलावा कुछ जो जड़ें हैं जो कि खाने के काम में आती हैं, वो है गाजर, शलजम, मूली। ये जड़ें होती हैं जो कि खाने के काम आती हैं हम लोगों के, क्योंकि कोई भी पौधा होता है तो जब खाना का निर्माण करता है, यानी खाना बनाता है, तो अपने खाना को स्टोर करके रखता है। तो ये जो पौधे हैं गाजर, शलजम और मूली के, तो ये खाना, इसकी पत्तियां बनाती हैं, और पत्तियां जो है खाने को भेज देती हैं जड़ों में, और इनकी जड़ें जो है फूल करके मोटी हो जाती है इन खाना को स्टोर करने के लिए। जो ये खाना या फिर भोजन जब स्टोर करती हैं तो जड़ें जो होती हैं इनकी मोटी हो जाती हैं, और उसी को उखाड़ करके हम लोग खा जाते हैं, जैसे गाजर को, शलजम को और मूली को। तो ये जड़ें होती हैं जिसको कि हम लोग खाते हैं। अब समझते हैं तना। तना का काम क्या होता है? तो तना का काम होता है पौधे को सीधा जमीन में खड़ा रखना। पौधे को सीधा खड़ा रखना ये तना का कार्य होता है। इसके अलावा ये भोजन और पानी का परिवहन भी करता है, या फिर भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे अगर पत्तियों के द्वारा जब भोजन का निर्माण किया जाता है तो पत्तियों से उस भोजन को लेकर के जड़ों तक पहुंचाता है, तो इसमें तना का ही योगदान होता है। अगर तना नहीं रहता तो पत्तियों का जो भोजन है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा तना जो होता है, जब जड़ जो है पानी का अवशोषण करती है, या भोज्य पदार्थों का अवशोषण करती है, या फिर खनिज का अवशोषण करती है, तो उन खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। यानी कि अगर ये तना नहीं होता तो जड़ का जो पानी है वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता, और पत्तियां जो है सूख जाती, और जब पत्तियां सूख जाती तो भोजन नहीं बनता और पूरा पौधा सूख जाता। तो जो तना का कार्य है वो भोजन को और पानी को परिवहन करने का कार्य है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का कार्य तना करता है। कुछ ऐसे तने हैं जिसको कि हम लोग खाने का कार्य करते हैं, जैसे आलू। आलू जो है भले ही जमीन के नीचे होता हो, लेकिन ये जड़ नहीं है बल्कि तना है। अदरक भी तना है, हल्दी तना है, और केसर जो खाते हैं हम लोग वो भी तना है। इसके अलावा बंडा जो खाया जाता है वो भी तना है।
प्याज, लहसुन, ये जो है तना है जिसको कि हम लोग खाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में आता है और वो कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि गाजर, सलजम, मूली, आलू, अदरक, हल्दी वगैरह लिख देगा, कई सारे पौधों का नाम लिख देगा, पूछ देगा कि इसमें से किसकी जड़ें जो है खाई जाती हैं। तो इसको जो है आप लोग एकदम स्पष्ट रूप से समझ के रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है। अब हम लोग समझते हैं पत्तियां। पत्तियां क्या होती हैं और पत्तियों का कार्य क्या होता है। पत्तियों का जो कार्य होता है वो 3 कार्य होते हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ये 3 मुख्य कार्य हैं पत्तियों के, क्योंकि पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र कहते हैं उस छोटे से छोटे छेद को जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं। तो वो ऐसे छोटा जो छेद होता है या जो छिद्र होता है उसे हम लोग रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। तो पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है। जैसे कोई पत्ती है तो पत्तियों में 2 स्तर होते हैं, एक निचला स्तर और एक ऊपरी स्तर। तो ऊपरी स्तर में रंध्रों की संख्या बहुत कम होती है और नीचे के स्तर में रंध्र ज्यादा होते हैं। तो इन रंध्रों के सहारे पौधे क्या करते हैं, तो रंध्र के सहारे सबसे पहले तो हवा को खींचते हैं। हवा यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी खींचेंगे और ऑक्सीजन भी खींचेंगे। इसके अलावा पानी को वो लोग बाहर करते हैं, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब धूप तगड़ा होता है तो पत्तियों में जो पानी होता है वो भाप बन करके इसी रंध्रों के माध्यम से बाहर निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया में पौधे की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में रंध्र के द्वारा ही ऑक्सीजन अंदर खींचा जाता है। और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण वहीं से पत्तियों के माध्यम से ही होता है, रंध्रों के सहारे। तो रंध्र जो होते हैं काफी महत्वपूर्ण होते हैं पत्तियों में। पत्तियों में पर्णहरिम भी पाया जाता है। पर्णहरिम में यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके वजह से पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो पत्तियों के 3 कार्य हैं, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये सूर्य के प्रकाश में होती है। दिन के समय में, सूर्य के प्रकाश के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें CO2 और पानी सूर्य के प्रकाश में क्रिया करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से ये लोग उस CO2 को ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, C6H12 और O6, यानी कि ये एक ग्लूकोज है और इसमें ये CO2 को और पानी को चेंज कर देते हैं और इसमें ऑक्सीजन भी बाहर होती है और पानी भी। तो ये क्रिया जो होती है इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अगला पॉइंट है पत्तियां पौधों का रसोई घर हैं, यानी कि पत्तियां जो है पौधों का रसोई घर कहलाती हैं, क्योंकि पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण होता है और उसी भोजन के सहारे पौधे जो है अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल दिन में होती है, क्योंकि इसके लिए सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जरूरी होता है। अब अगला पॉइंट है पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे सभी जीव श्वसन की क्रिया जब करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही पौधे भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जब वो भोजन बनाते हैं उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन जब श्वसन की क्रिया करते हैं वो लोग, तो श्वसन की क्रिया में पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। पौधों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए?
पौधों के नीचे रात में इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जब रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो वहां से O2 बाहर नहीं होता है। जब O2 का मतलब कि ऑक्सीजन बाहर नहीं होता है, उस समय में रात के समय में पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं और O2 बाहर नहीं करते हैं, तो उस टाइम पे वो लोग सिर्फ शोषण की क्रिया करते हैं। तो शोषण की क्रिया करने की वजह से पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उस पौधे के नीचे ज्यादा हो जाए तो वहां पे सोने वाला व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, यानी कि उसके शरीर में ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचेगी। इसीलिए कहा जाता है कि पौधों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। अब समझते हैं हम लोग फूल के बारे में। फूल क्या होता है? तो फूल जो होता है, फूल एक ऐसा अंग होता है पौधों का जो कि उसके जीवन चक्र को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यानी कि फूल के द्वारा ही पौधों में वंश की वृद्धि होती है। वंश वृद्धि जो होती है फूल के द्वारा होती है, क्योंकि फूलों से फल बनते हैं और फल से फल में बीज बनता है, और वही बीज जो है आगे चल करके जमता है तो नया पौधा तैयार होता है। तो फूल पौधों में वंश वृद्धि का कार्य करने में सहायता करते हैं। फूलों की जो संरचना होती है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। फूल में 4 तरह के पार्ट होते हैं। ये होता है एक बाह्य दल जो ग्रीन कलर का होता है, इसको हम लोग बाह्य दल बोलते हैं, और इसको हम लोग दल बोलते हैं। जो रंगीन भाग होता है पौधे फूल का, जो सबसे ज्यादा रंगीन और सबसे खूबसूरत होता है, उसे हम लोग दल बोलते हैं। इसी को हम लोग पंखुड़ी भी बोलते हैं। इसको हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं, चाहे दल भी बोलते हैं। और इसके बाद ये जो पतली पतली जो आकृति बनी हुई है इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। ये पौधे का नर भाग होता है, नर हिस्सा होता है, और बीच में जो ये मोटी सी जो नली की जैसी रचना होती है इसे हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। तो ये पौधे के फूल का ये 4 भाग हैं, जिसको कि हम लोग बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर कहते हैं। तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पौधों में अनुकूलन। पौधों में अनुकूलन कैसे होता है? तो पौधे भी अपने वास स्थान के हिसाब से अपने शरीर की जो बनावट होती है, उसके शरीर की जो बनावट होती है उसमें वो लोग परिवर्तन कर लेते हैं, और इसी परिवर्तन को उसका अनुकूलन कहते हैं। तो जो पौधे जल में होते हैं वो जलीय जीवन जीने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं। जलीय पौधों में कमल है, कुमुदनी है, जलकुंभी है, ये पौधे जलीय होते हैं, और इनके अंतर्गत जो विशेष जो लक्षण इनके होते हैं वो ये है कि ये इनके जो तने होते हैं उसमें वायु भरी हुई होती है। इनके जो तने होते हैं वो वायु भरी होती है उसमें, और वो लंबे और मुलायम और हल्के होते हैं। जलीय पौधों के जो तने होते हैं हवा से भरे हुए होते हैं, लंबे होते हैं, मुलायम व हल्के होते हैं, और इनकी पत्तियां जो होती हैं हरी और चपटी हुई होती हैं, और ऊपर मोम जैसा चिकना पदार्थ लगा हुआ होता है। यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं उनके जो तना होते हैं वो हल्के होते हैं, क्योंकि उसमें हवा भरी हुई होती है, लंबे होते हैं और मुलायम होते हैं। इसके अलावा जो उसकी पत्तियां होती हैं वो चपटी होती हैं और हरी होती हैं, और उन पत्तियों पे मोम के जैसा चिकना पदार्थ होता है। चिकना पदार्थ होने की वजह से ही उन पत्तियों पे पानी जब आता है तो पानी सड़क के नीचे चला जाता है, और पत्तियां जो है भीगती नहीं है और वो सड़ती नहीं है। तो ये पौधों का एक स्पेशल, जलीय पौधों का एक विशिष्ट लक्षण होता है, जिसके वजह से वो पानी में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं मरुस्थलीय पौधे। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, यानी कि मरुस्थल में रहने वाले या फिर रेतीले जगह पे रहने वाले पौधे, वो पौधे में जो मुख्य पौधे हैं वो है नागफनी और सतावर। ये जो 2 मुख्य पौधे हैं ये
मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय पौधों की जो विशेषताएं होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कटीली होती हैं, यानी कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं इनकी पत्तियां कांटे के रूप में हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने नागफनी देखा है, तो नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो कांटे की तरह हो जाती हैं, और जो नागफनी का जो तना होता है वो चपटा हो जाता है और हरा हो जाता है। तो जो नागफनी हम लोग देखते हैं, जो चपटा उसका हिस्सा दिखाई पड़ता है, वो उसकी पत्ती नहीं होती है, बल्कि वो उसका तना होता है, और उसी तने में कांटे की जो कांटे की तरह जो रचना निकली हुई होती है वही पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां जो मरुस्थलीय पौधों की होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं, और उसके जो तने होते हैं वो हरे और चपटे हो जाते हैं और गुद्देदार हो जाते हैं, और वही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब हम लोग समझते हैं पर्वतीय पौधे। पर्वतीय पौधे का मतलब होता है जो पौधे पर्वतों पे रहते हैं उसे हम लोग पर्वतीय पौधे कहते हैं। इसमें जो है चीड़ और देवदार मुख्य हैं। ये चीड़ और देवदार जो है मुख्य पर्वतीय पौधे हैं। ये पौधे जो है सदाबहार होते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। पर्वतीय पौधे हमेशा हरे भरे रहते हैं, और इनकी जो आकृति होती है इन पौधों की शंक्वाकार होती है। शंक्वाकार का मतलब जो होता है, इनके जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पतला होता है और नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है। एक साइड पतला और एक साइड चौड़ा। तो जब ऊपर से बर्फ जब गिरती है पहाड़ों पे, तो वो बर्फ जो है सरक करके डायरेक्ट नीचे चली जाती है, वो पत्तियों पे नहीं रुक पाती है। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह नुकीली होती हैं। जो पहाड़ी पौधे होते हैं, पहाड़ी जो वृक्ष होते हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं सुई की तरह लंबी लंबी और नुकीली होती हैं, तो उस पर भी बर्फ का कोई भी हिस्सा नहीं रुक पाता है, वो नीचे चला जाता है। तो ये पर्वतीय पौधों के स्पेशल बातें होती हैं। अब हम लोग समझते हैं जैविक खाद। जैविक खाद क्या होता है? तो जैविक खाद का मतलब होता है कि जो जैसे गोबर है, नीम है, खली है, घर के किचन का जो कचरा निकलता है, जैसे आलू या फिर किसी भी सब्जी का जो छिलका होता है, फल का छिलका होता है, मूंगफली का छिलका होता है, चाय बनाने के बाद या चाय छानने के बाद जो शेष बचता है वो चीजें, इन सब चीजों को अगर हम लोग गड्ढा खोद करके मिट्टी का गड्ढा खोद करके वहां पे अगर हम लोग इसको ढक दें, तो ये सब चीजें जो है 2-3 महीने के बाद सड़ करके खाद बना देती हैं, और इसी खाद को हम लोग जैविक खाद कहते हैं। तो ये जो जैविक खाद होता है ये पौधों के लिए काफी उपयोगी और लाभकारी होता है। तो जैविक खाद हमेशा जो है गोबर, नीम, खली और कचरे से बनाया जाता है। अनुपयोगी पदार्थों के सड़ने और गलने से जो खाद बनता है, उस खाद बनने की जो क्रिया होती है इसे हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग की क्रिया कहते हैं जब कोई जैविक पदार्थ सड़ने के बाद खाद बनता है, तो इसकी जो क्रिया होती है उसे हम लोग कंपोस्टिंग कहते हैं। अब है थोड़ा सा हिस्सा हम लोग समझ लेते हैं फूलों के बारे में। तो जो फूल होते हैं, फूलों से हम लोग कई तरह के पदार्थ बनाते हैं, जैसे इत्र है, गुलाब जल है, केवड़ा है, माला है, रंगोली है। सजाने के काम में भी इसको लिया जाता है, धार्मिक कार्यों में भी इसको लिया जाता है, और भी बहुत सारे कार्य जो होते हैं इन फूलों से किए जाते हैं। कुछ फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं। अब जो है, जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है कन्नौज, और इस कन्नौज में इत्र बनाया जाता है। यानी कि कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। इत्र का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ का मतलब सेंट। सेंट के लिए ये कन्नौज जिला प्रसिद्ध है। सेंट यानी कि इत्र जिसको बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज, और यहाँ पे इत्र बनाया जाता है, सेंट बनाया जाता है। इस जिले के आसपास से ट्रकों से भर भर करके फूल लाए जाते हैं, जिसमें चमेली है, रात रानी है, गुलाब है। इन सारे फूलों को भर करके लेके आया जाता है इस जिले में कन्नौज में, और यहाँ पे इत्र का निर्माण किया जाता है, इत्र बनाया जाता है, और इस इत्र को बना करके देश विदेश तक बेचा जाता है। तो कन्नौज जो है इत्र के लिए या फिर सेंट के लिए मशहूर है। इसके बाद अगला पॉइंट है गुलाब जल प्लस ग्लिसरीन प्लस नींबू।
तो अगर हम लोग गुलाब जल में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला दें और इसमें 2-4 बूंद नींबू का डाल दें, तो जो पदार्थ बनेगा उसे अगर हम लोग सर्दियों में अपने त्वचा पे लगाएं तो त्वचा जो है फटती नहीं है। तो इसमें ऐसा विशेष गुण होता है, तो इसका उपयोग आप लोग सर्दियों में कर सकते हैं। और अभी सर्दी चल भी रही है, यानी कि गुलाब जल में अगर हम लोग ग्लिसरीन मिलाएं और उसमें थोड़ा सा नींबू मिलाएं तो जो चीज बनेगा या जो पदार्थ बनेगा उसको हम लोग अगर अपने शरीर पे लगा लेते हैं तो त्वचा फटेगी नहीं। इसके बाद रंग किस फूल से बनता है, तो रंग जो होता है वो पलाश, जिनिया और गुलदावरी से रंग बनाया जाता है, यानी कि इन फूलों से रंग बनाया जाता है, पलाश से, जिनिया से और गुलदावरी से। तो ये रहा आज का हम लोगों का टॉपिक। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे यूपी टेट के वीडियोज को अगर पूरा देख लिया तो समझिए कि आपका कम से कम 20 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन जो है आपके सही होंगे।